नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिए। क्या पूछा गया है कि अमेरिका इंडिया कनेक्ट ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में सवाल है और गूगल सी केबल नेटवर्क इसको कहा जाता है। गूगल सी केबल परियोजना इसको कहा जाता है। इसी के संबंध में यह स्टेटमेंट वाला 3 स्टेटमेंट वाला सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने न्यूज़पेपर डिस्कशन में सारे करंट अफेयर किए हैं, अब उसी को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। एडवांस एमसीक्यू जो होते हैं जिसमें कथन और कारण वाले सवाल होते हैं, उसके साथ में इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, उसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फरवरी 2026 और से लेकर के मुख्य रूप से 15 फेब से 5 मार्च तक के करंट अफेयर का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले के करंट अफेयर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ मैं उसका लिंक, और करंट अफेयर में भी डाल दूँगा कमेंट में भी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बीपीएससी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के सवाल आते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस भी इसी प्रकार के सवालों का करें। इसमें कुछ वन लाइनर सवाल भी होंगे। ध्यान से हर सवाल का आंसर निकालिएगा इस प्रकार से जैसे 26 जुलाई है और आपके समक्ष यह सवाल आया हुआ है। देखिए, पहला सवाल क्या है कि अमेरिका इंडिया कनेक्ट क्या है। इस प्रोजेक्ट का नाम अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के तहत विशाखापत्तनम एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे स्थापित किया जाएगा। क्या यह विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा? क्या इसका अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल ही नाम है? क्या नाम है इसका और कहां पर स्थापित किया जाएगा? यह परियोजना भारत को सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले 3 नए सबसी पथ बनाएगी। क्या इन देशों से हमें जुड़ना है क्या? तो फिर इसका नाम अमेरिका इंडिया कनेक्ट क्यों रखा गया है? नेक्स्ट कथन है कि इसका मुख्य उद्देश्य एशिया में गूगल की ई कॉमर्स सेवाओं को बढ़ाना है। अब आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही कथन का चयन करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सही कथन का चयन करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। केवल ई कॉमर्स के लिए नहीं बल्कि इसके साथ साथ इंडिया और अमेरिका के बीच में, साथ ही अमेरिका और सिंगापुर के बीच में, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी देशों को अमेरिका से गूगल के द्वारा एक सी केबल, समुद्र में केबल बिछा करके जोड़ा जा रहा है ताकि डेटा का ट्रांसफ़र और इंडिपेंडेंट तरीके से और बेहतर तरीके से हो सके और एआई जैसे चीज़ों में हम साथ मिलकर के काम कर सकें, न कि ई कॉमर्स सेवाओं के लिए। ई कॉमर्स सेवा के लिए कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो आपके काम आएगा वो है कॉमन सेंस, उसका उपयोग कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 तो यहाँ पर सही दिया हुआ है। विशाखापत्तनम में ही यह स्थापित किया जा रहा है। 3 नए सबसी पथ भी बनाए जाएंगे। इसमें तीसरा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि गूगल डीप माइंड और भारत सरकार के साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गूगल की डीप माइंड जो है एक शाखा है जो काम करती है गूगल के लिए। गूगल डीप माइंड भारतीय सरकारी संस्थानों के साथ साझेदारी करेगा ताकि उन्हें अपने फ्रंटियर एआई मॉडल पेश किया जा सके। क्या इस प्रकार का कोई डील हुआ है क्या? भारत सरकार गूगल के साथ में इस प्रकार का डील क्यों करेगी भाई? एक बार ये भी विचार कीजिए, और अगर किया है तो आपको पता है क्या? यह साझेदारी आंध्र प्रदेश में गूगल के हाल ही में घोषित 15 बिलियन के एआई डेटा सेंटर, क्या आंध्र प्रदेश में गूगल एआई डेटा सेंटर बना रही है क्या? 15 बिलियन ही डेटा है क्या? सारे यहाँ पर फैक्ट्स हैं जो वन लाइनर में आप कवर करते हैं। निवेश पर आधारित होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को कथन पर के आंसर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही दिया हुआ, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। इससे पहले चूंकि इस बार भारत में एआई समिट हुआ था, एआई इम्पैक्ट समिट जिसे नाम दिया गया था, तो इससे पहले कहाँ कहाँ पर एआई समिट हुए हैं उससे जुड़ा हुआ यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 2023 के यूके के बेलचले पार्क, क्या यह सही है? 2023 में यूके में हुआ था या सियोल में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? या स्विट्जरलैंड में हुआ था? अमेरिका में भी हो सकता है। पहला एआई समिट मुख्य रूप से एआई के जोखिम और सुरक्षा पर केंद्रित था। 2025 का एआई एक्शन समिट पेरिस एआई अवसरों पर केंद्रित था। इससे अमेरिका और यूके दोनों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। 2026 में दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला एआई समिट है।
3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, तीनों में से इसका आंसर निकालिएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। AI समिट के बारे में यह सवाल है, इसका आंसर जरूर ही निकालिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पूछा गया कौन से कथन गलत हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया तो इसका आंसर हो जाए केवल दूसरा यहाँ पर गलत है। देखिए ये जहाँ जहाँ पर आयोजित हुआ वो तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2023 यूके में हुआ था, 2025 जो है पेरिस में हुआ था जिसमें भारत भी सहभागी था, और इसके साथ साथ 2026 में भारत में यह आयोजित हुआ है। और 2025 में जो पेरिस में हुआ था उसका यूके और अमेरिका ने विरोध किया था, उसमें प्रस्ताव का समर्थन इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पुराने प्रधानमंत्री कार्यालय दक्षिणी ब्लॉक जिसको कहा जाता है या साउथ ब्लॉक भी जिसे कहते हैं, उसके संबंध में आपसे सवाल पूछा गया है। दक्षिण ब्लॉक का निर्माण 1931 में पूरा हुआ, क्या यह सही है? 1931 में पूरा हुआ था क्या साउथ ब्लॉक का निर्माण? किसने इसका निर्माण किया था? इसे ब्रिटिश वास्तुकार हार्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। इस भवन में इंडो सैरसैनिक रिवाइवल जिसको कहा जाता है शैली का उपयोग हुआ, क्या इस शैली का उपयोग हुआ? ये शैली कहाँ से आया है भाई, क्या है ये शैली? इसके बारे में भी सोचना चाहिए आपको। इस इमारत में केवल यूरोपीय वास्तुकला जैसे गुंबद और कॉलोनेड का उपयोग किया गया, इसमें कोई भी भारतीय तत्व को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि गलत कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। गलत स्टेटमेंट आपको निकालना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ, इसमें भारतीय तत्वों को भी शामिल किया गया था, बाकी यहाँ पर सही दिया हुआ है। यह शैली न तो पूर्ण रूप से यूरोपीय होती है ना तो पूर्ण रूप से भारतीय होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? इसके नाम में ही लिखा हुआ है इंडो सैरसैनिक रिवाइवल, ये इसका शैली का नाम है। इसका तात्पर्य होता है कि इसमें विशाल गुंबद और खंभे जो होते हैं यह यूरोपीय शैली की पहचान होते हैं। विशाल गुंबद आपने देखा होगा, डोम जिसको कहा जाता है, या लंबे खंभे जो होते हैं यह यूरोपीय शैली की पहचान है। वहीं पर भारतीय शैली जैसे कि जालीदार खिड़कियां होती हैं, छज्जे होते हैं, राजस्थानी जो जालीदार खिड़कियां होती हैं उसका उपयोग किया गया था, यह भारतीय शैली का उदाहरण है। इसलिए इंडो सैरसैनिक रिवाइवल इसका नाम है। इसका तात्पर्य होता है कि इंडो और यूरोपियन दोनों शैली के मिक्सचर में हार्बर्ट बेकर के द्वारा इसको बनाया गया था। हार्बर्ट बेकर इसके मुख्य वास्तुकार थे और हाल ही में प्रधानमंत्री के नए ऑफिस का अनावरण हुआ है, इसलिए इस प्रकार के फैक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिणी ब्लॉक के निर्माण में एडवर्डियन बारोक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। एडवर्डियन बारोक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। जीवन में पहली बार नाम ही सुना है मास्टर साहब, तो इसका प्रभाव कैसे पता होगा? यह शैली भव्यता, सम्मित डिजाइन, साम्राज्यवादी प्रतीकों को दर्शाती है जो ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता लुटियंस बेकर योजना को प्रदर्शित करने के लिए बनी थी। इसका कथन और कारण के बारे में आपको बताना है। क्या यह सही है? और सही है तो क्या एक्सप्लेनेशन भी है? एक्सप्लेनेशन है या एक स्टेटमेंट गलत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ए। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दोनों कथन भी सही हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये इसी प्रकार के शैली में बनाया गया था कि ब्रिटिश प्रभाव सत्ता को दिखाया जा सके। औपनिवेशिक शैली भी इसको भारत में आलोचनाओं के लिए कह देते हैं। इसका देखिए क्या है कि क्योंकि अंग्रेज़ों नई दिल्ली रायसीना हिल के लिए इस भव्य वास्तुकला शैली का चुनाव इसीलिए किया था क्योंकि ब्रिटिश राज सत्ता और शैली को यहाँ पर प्रदर्शित करना चाह रहे थे। कम से कम हम तो यही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मिशन लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। मिशन लाइफ का प्रस्ताव मोदी जी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो COP 26 में रखा था। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने लाइफ को पेरिस समझौतों के तहत अपने राष्ट्र निर्धारण योगदान NDCs जिसको कहा जाता है, नेशनल डिटरमाइन, जो हमारे योगदान है उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने पेरिस समझौते के तहत इसको अपना लक्ष्य रखा है, एक जिसको NDCs कहा जाता है, में शामिल किया हुआ है। इस मिशन का लक्ष्य 2022 से 2028 तक कम से कम 1 बिलियन 100 करोड़ लोगों को पर्यावरण अनुकूल कार्रवाइयों के लिए प्रेरित करना है। लाइफ का क्या तात्पर्य है? यह सवाल पूछा गया है AEDO में। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर
इन्वायरमेंट, यही इसका तात्पर्य है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका तात्पर्य है। मोदी जी ने इसकी चर्चा की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो छठे का आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। इसे आधिकारिक तौर पर 2022 में गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लॉन्च किया गया था। इस फैक्ट को अलग से याद रखिएगा, यह फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 2027 में होने वाले वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी किस देश और शहर के द्वारा की जाएगी। फ्रांस में पेरिस शहर में होगा, यहाँ तो हो चुका है। स्विट्जरलैंड जेनेवा शहर में होगा। दक्षिण कोरिया सियोल में ये भी हो चुका है। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में होगा। अब इसका आंसर आपको बताना है कि कहाँ पर यह आयोजित किया जाएगा। ज़रा इमेजिन कीजिए आपके समक्ष ये सवाल आ जाए और आप अगर आंसर नहीं निकालेंगे अभी तो -1/3 अपने अंक में कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2027 का पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। सारा याद होना चाहिए, 23, 24, 25, 26, 27 सारा याद होना चाहिए। 28 भी मैं आज आपको बताऊंगा कि 28 कहाँ पर होगा, क्योंकि बीपीएससी कुछ भी पूछ सकती है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगले साल जो है बंधुओं वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में होगा। बहुत ही सुंदर सा शहर है दुनिया का। लेकिन उसके बाद जो 2028 का होगा ना, वो होगा कहाँ पर, तो यूएई में आयोजित किया जाएगा। तो इसके अलावा स्विट्जरलैंड 2028 के समिट के यूएई के साथ में भागीदारी करेगा, अर्थात 2028 का समिट जो है वो यूएई में आयोजित होगा, लेकिन स्विट्जरलैंड उसमें भी भागीदारी करेगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं गाय पैरमेलिन नाम है इनका। नई दिल्ली में इन्होंने घोषणा की कि अगले साल हमें दे दीजिए, हम मेज़बानी करने वाले हैं। तो हमने उन्हें बोला कि ठीक है आप ले जाइए और मेज़बानी कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य होगा छोटे देशों को सुशासन के लिए साथ लाना और एआई को कुछ बड़ी शक्ति जैसे अमेरिका और चीन के हाथों में जाने से रोकना, इसका लक्ष्य रखा गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान MILAN 2026 का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था। कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम। 4 छोटे छोटे ऑप्शन दिए गए हैं। चारों भारत के कोस्टल टाउन हैं। अब नौसेना के अभ्यास तो लखनऊ में नहीं होगा ना गुरु, क्योंकि स्थल रुद्ध है, वो तो कोस्ट पर तो है नहीं। नौसैनिक वहाँ पर कैसे आएंगे जहाज़ लेकर के, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में आयोजित होगा, विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा कि मिलान 2026 अभ्यास का आयोजन जो है वो विशाखापत्तनम में किया गया, पहला कथन। दूसरा कथन, इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया गया। और आप मारेंगे खुशी खुशी दोनों सही और आपके आंसर -1/3 लग जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री महोदय राजनाथ सिंह जी ने किया है, न कि राष्ट्रपति महोदया ने। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। इस बार 74 देश की सेनाएं जिसमें 19 विदेशी युद्धपोत भी शामिल हैं भाग ले रही। इस अभ्यास का थीम था यूनाइटेड थ्रू ओशियन, इसको जरूर याद रखेंगे, यूनाइटेड थ्रू ओशियन, इसका भी थीम भी याद में रखना है। नेक्स्ट सवाल है ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो ने पराली संकट के समाधान के लिए एक बहुत ही सुंदर काम किया है। इसका अध्ययन हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन में किया था, उसी पर आधारित यह सवाल है। पराली जलाने के लिए निगरानी के लिए इसरो के नए सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। यह नया फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम केवल खरीफ धान की कटाई के मौसम में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जैसे ही कोई धान काटे पराली जलाए तो तुरंत हम सरकार को इन्फॉर्मेशन दे दे रियल टाइम में कि देखो भाई आग जल रही, जाकर बुझा लो, नहीं तो पॉल्यूशन हो जाएगा। इस नए सिस्टम को उद्देश्य छोटी आग, शाम के समय लगभग 5 बजे लगने वाली आग का सटीक पता लगाना है, जिसे पुराने सैटेलाइट सिस्टम पकड़ नहीं पाता था। सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर क्या हो जाए, केवल 1, केवल 2, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, ओनली 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। क्योंकि पुराने सिस्टम की सबसे कथन 1 गलत है, क्योंकि पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वह सिर्फ खरीफ में काम करता था,
नया जो एल्गोरिदम इसरो ने बनाया है वो रब्बी यानी कि गेहूं की कटाई और खरीफ यानी कि धान के काटने का जो मौसम होता है, दोनों मौसम में काम करेगा, दिन रात 24 घंटे काम करेगा। इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, पहला गलत दिया हुआ था, सॉरी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई देश की पहली समग्र आतंकवाद विरोधी नीति, जिसका नाम क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यह नीति तो हमने पीटी के लिए भी पढ़ा है, मेंस के लिए भी पढ़ा है, सबके लिए पढ़ा है, और आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। What is the name of India's first comprehensive counter-terror policy recently launched by central government? इसका नाम वज्र है, सुरक्षा है, प्रहार है, कवच है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रहार, PRAHAAR। पी से नाम क्या है? प्रिवेंशन, रोकथाम। आर से रिस्पॉन्स। ए से नाम है एग्रीगेटिंग कैपेसिटी, क्षमताओं का विस्तार करना। एच से नाम है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। उसके बाद से है क्या है? ए से है एटेन्यूएटिंग रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन को कम करना, कट्टरपंथ को कम करना। अलाइंगिंग इंटरनेशनल फोर्स ए से है, और लास्ट वाले आर से है रिकवरी। रिकवरी नाम है इसका, रिकवरी। अगर आपको इन सब एमसीक्यू का, और इस एमसीक्यू के साथ में ना मैं एक एमसीक्यू का नोट्स भी देता हूँ। पिछली बार मैंने दिया था, पता नहीं कितने बच्चों ने खोला उसको नहीं। ये भी तो दिक्कत होता है, सब कुछ आप दोगे पता चलता है खोल के ही नहीं देखें। एमसीक्यू का मैं नोट्स भी देता हूँ, जो नोट्स दूंगा उसमें प्रहार का फुल फॉर्म होगा, उसे प्रहार के बारे में डिटेल में बताया जाता है। तो ये सब पीडीएफ ग्रुप में आपको मिल जाता है। साधारण से फीस पर आप जोड़ सकते हैं अगले 3 महीनों के लिए, अभी से जुलाई तक के लिए। इसका नाम प्रहार है बंधुओं। आज़ादी के बाद पहली बार यह लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रहार। प्रहार का मतलब होता है अब हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, हम राहुल द्रविड़ जैसा नहीं खेलेंगे, अब हम विराट कोहली जैसा, रोहित शर्मा जैसा फ्रंट फुट पर आकर के खेलेंगे। उसी का मतलब होता है प्रहार। यानी कि अब आतंकवादी हमले होने के बाद रिस्पॉन्स नहीं, अगर हमले से पहले जानकारी मिल गई तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो सकता है। किस प्रतिबंधित संगठन के सबसे ऊंचे रैंकिंग वाले नेता थिप्परी तिरुपति उर्फ देवू जी की हाल ही में तेलंगाना 20 अन्य कैडरों के साथ आत्मसमर्पण किया है? देवू जी किस पार्टी से जुड़े हुए थे जिसने हाल ही में समर्पण किया है? एलईटी लश्कर तैयबा का था ये, उल्फा का था, भाकपा, माओवादी सीपीआई माओइस्ट था ये, या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह माओवादी था। सबसे बड़े कैडर में से एक का माओवादी था देवू जी, जिसने हाल ही में समर्पण किया है। माओवादियों के अंत के लिए भारत सरकार ने एक रखा हुआ था डेडलाइन, 31 मार्च 2026 तक का यह डेडलाइन रखा गया था। 31 मार्च 2026 तक का यह डेडलाइन रखा गया था। हो सकता है भी आपको ये सब सवाल आसान लगे, एग्जामिनेशन में ये सब सवाल आपको दिन में तारे दिखा सकते हैं। जैसे इस सवाल को ज़रा हल कीजिए और इसका उत्तर निकालिए। नेशनल मोनेटाइजेशन 1.0 2021 से 2025, सबसे पहले मुझे ये बताइए 2021 से 2025 था क्या? यह बुरी तरह विफल रहा, क्योंकि अपने लक्ष्य का केवल 40% ही हासिल कर पाया। सारा डेटा भरा हुआ है। NMP 2.0 नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 कुल मोनेटाइजेशन लक्ष्य 16.62 लाख करोड़ 25 से 30 के लिए रखा गया है, जो NMP 1.0 से लगभग 3 गुना बड़ा है। कितने सारे फैक्ट हैं, कितने सारे फैक्ट हैं, कितने सारे फैक्ट हैं एक लाइन में, ज़रा उसे देखिए और फिर इसे हल कीजिए। इसका आंसर निकालिएगा ज़रूर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया है? सही विकल्पों का चयन करना है भाइयों बहनों। तो इसका आंसर ज़रा निकालिए कि क्या हो जाएगा, निकालिएगा ज़रूर। मैं तो धर से पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा और आप कथा के जैसे सुनते रहेंगे, तो अंत में केवल प्रसाद मिलेगा, बाकी आपको कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए आंसर निकालिए इसका, फिर देखिए गलत होता है तो याद रह जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला गलत था। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1.0 बेहद सफल रहा। इसने अपने लक्ष्य 6 लाख करोड़ का लक्ष्य का 89% लक्ष्य हासिल कर लिया। लगभग
3-4 लाख करोड़ रुपए इसने प्राप्त करके दिए सरकार को। इसलिए पहला कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि असफल नहीं बल्कि पहला बहुत सफल रहा था, इसलिए सरकार ने NMP 2.0 को लॉन्च किया। और NMP 2.0 के बारे में सवाल आपसे AEDO एग्जामिनेशन के प्रीटी में पूछा जा चुका है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है? एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है? मोनेटाइजेशन के तहत सरकार अपनी पुरानी संपत्तियों को हमेशा के लिए निजी संपत्ति को बेच देती है। मोनेटाइजेशन का हिंदी होता है मुद्रीकरण। मुद्रीकरण के तहत सरकार अपनी पुरानी संपत्तियों को हमेशा के लिए निजी कंपनियों को बेच देती है कि भाई कोई संपत्ति है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, सरकार का कोई काम नहीं आ रहा तो उसको बेच देती है। क्या ये होता है इसका तात्पर्य? NMP 2.0 के तहत हाईवे, लॉजिस्टिक पार्क, रेलवे जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। क्या यह सही है? सरकार लॉजिस्टिक पार्क, हाईवे और रेलवे पर जोर दे रही है क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन का चयन करना इसका आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा यहाँ पर सही है। सरकार अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए नहीं बेचती है बल्कि रेंट पर दे देती है। जैसे आपका कोई घर खाली पड़ा हुआ है, शहरी भाग में घर है, तो आप क्या करते हैं कि भाई ले जाओ रेंट पर, 15,000 पर मंथ दे देना और आप इसका उपयोग कर लो। या तो लीज पर दे देते हैं 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए हमको 20 लाख रुपया दे दो और ले जाओ तुम यूज करो। ये क्या होता है? लीज पर देना या रेंट पर। तो उसी प्रकार सरकार की बहुत सारी संपत्ति है पूरे देश भर में, तो उन संपत्तियों प्राइवेट कंपनीज़ को दे देती है, बशर्ते उसके बदले पैसा ले लेती है। और क्या होता है, जैसे लीज ख़त्म हुआ फिर संपत्ति सरकार के पास में। तो उसको बेचा नहीं जाता है बल्कि एक निश्चित समय के लिए राइट टू यूज़ दिया जाता है कि आप उपयोग कर ले। रेंट का क्या तात्पर्य होता है? राइट टू यूज़ कि यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है और आप इसका आज के लिए, गाड़ी जनरली 1 दिन के लिए या फिर घर जनरली जितने समय का आपका रेंट का बनता है एग्रीमेंट, उतने समय के लिए आपको दिया जाता है। तो राइट टू यूज़ सरकार दे देती है। केरल राज्य का नाम केरलम करने की संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। केरल में चुनाव हुआ है, केरल का नाम बदलकर केरलम किया जा रहा है। केरलम किया जा रहा है। राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान की 3री अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है। क्या पहला लाइन सही लिखा हुआ है? राज्य का नाम बदलने के लिए 3rd शेड्यूल में अमेंडमेंट करना अनिवार्य होता है। क्या यह सही है? बताइए। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलने वाला कोई भी विधेयक केवल राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश, प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। उपयुक्त में से कोई सा भी सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा सा सवाल है लेकिन इसमें भी बच्चे गलत करेंगे, इसमें भी बच्चे गलत करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाए? केवल दूसरा यहाँ पर सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि राज्यों के नाम और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पहली अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं, 3री में नहीं होते हैं। कथन 2 संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन पहला का 3रे में क्या करना संशोधन का? भाई राज्य के नाम इत्यादि क्षेत्र जो हैं ये सब तो संविधान के 1st शेड्यूल में लिखा हुआ है, ना कि 3rd शेड्यूल में। आपने गलती कर दी। -1/3 आपके अपना जोर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। नीचे दिए कथन और कारण देखिए क्या क्या दिया हुआ है। केरल का नाम बदलने वाला विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति इसे केरल विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजेंगे। क्या ऐसा होता है? आपको पता है? और अगर नहीं होता है तब तो गलत हो गया, तब तो आपका आंसर निकल जाना चाहिए था। कारण, भारतीय संविधान के तहत राज्य विधानसभा द्वारा दिए गए विचार राष्ट्रपति और सांसद के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा भी बहुत आसान सवाल है गुरु ये। अभी तो हम लोग आसान सवाल ही कर रहे हैं, आसान सवाल है ये। अभी आसान सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। आने वाले समय में थोड़ा सा स्तर बढ़ाएंगे और बताइएगा। पहला दूसरा दोनों सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा?
ए सही है लेकिन आर गलत है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचार जरूर मांगते हैं, लेकिन यह विचार संसद या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य विधानमंडल बोले कि हमें केरल ही नाम रखना है तो हम बदल देंगे कि नहीं, आज से तेरा नाम केरलम होगा, तो हो जाएगा केरलम नाम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए सरकार के नए अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत में HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। उसी के बारे में यह सवाल है। तो केंद्र सरकार 14 वर्षीय लड़कियों के लिए एक विशेष डबल डोज 2 खुराक HPV टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के लिए स्टॉक बुक करने हेतु यूविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। क्या यूविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा इसके लिए? HPV के लिए बताइए मुझे। HPV के लिए कोई और पोर्टल होना चाहिए भाई, क्या है इसका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का 16 नंबर का आंसर हो जाए। केवल 2 यहाँ पर सही है, केवल 2 यहाँ पर सही है। करेक्ट आंसर पूछा जा रहा, क्योंकि डबल डोज नहीं सिंगल डोज वैक्सीन अभियान है। यह सिंगल डोज वैक्सीन अभियान है। आपका ध्यान नहीं गया होगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर आधारित है। महिलाओं के लिए जानलेवा होता है सर्वाइकल कैंसर। उससे बचाने के लिए स्कूल स्तर पर ही हमें बच्चियों को, या मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है, तो स्कूल स्तर पर ही 14 वर्ष की कम उम्र या 14 वर्ष के आसपास की जो बच्चियां होती हैं, उनको यह टीकाकरण के लिए एलिजिबल माना जा रहा है और उनका टीकाकरण किया जाएगा। WHO की सिफारिश के हिसाब से सिंगल डोज HPV का जो टीका होता है वो लगाया जाएगा। HPV का टीका लगाया जाएगा और इसके लिए कोविन पोर्टल का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। लगातार HPV संक्रमण लगभग में 85% सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है, जो भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। क्या यह महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है या पहला है? अभियान के पहले 2 वर्षों में पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन सर्ववैक, जिसको कहा जा रहा है, क्या नाम है अपने स्वदेशी वैक्सीन का? सर्ववैक या सर्वावैक कहते हैं, का ही उपयोग किया जाएगा, जिसे WHO से मंजूरी मिल चुकी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जरूर निकालिएगा इसका। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो यहाँ पर सही दिया हुआ है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि स्वदेशी जो वैक्सीन है सर्ववैक, इसका उपयोग शुरुआत में पहले 2 वर्षों में नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रारंभिक जो चरण है उसमें, शुरुआत के चरण में गॉर्डसिल वैक्सीन है, जिसको WHO के द्वारा विश्व स्तर पर प्रमाणित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित है। इसका सबसे पहले उपयोग किया जाएगा और बाद के चरणों में सर्ववैक का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर केवल 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। कथन 2 गलत है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित स्वदेशी वैक्सीन सर्ववैक को अभी WHO की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए शुरुआत में MSD कंपनी के प्रमाणित गॉर्डसिल वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा, जो गावी गठबंधन से प्राप्त होगा। गावी एक वैक्सीन के लिए गठबंधन है, इससे जो हमें वैक्सीन प्राप्त होगा जिसका नाम है गॉर्डसिल, इसी गॉर्डसिल का उपयोग पहले किया जाएगा। उसके बाद सीरम का जो वैक्सीन है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सर्ववैक, इसका उपयोग उसके बाद किया जाएगा। बाफ्टा 2026 है, यह फिल्म पुरस्कार है, ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार है। बाफ्टा 2026 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? आर्को, बूंग, जोडोपोलिस, लियो एंड स्टिच। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चाइल्ड एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है? और बहुत वर्षों बाद इस तरह की चीज़ें हुई है, इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हिंट दूंगा, तो यह मणिपुर से जुड़ा हुआ कहानी पर आधारित है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इसका नाम क्या है? इसका नाम बूंग है। इसका नाम बूंग है, BOONG। एक छोटे से बच्चे की कहानी है, उसी पर आधारित है, या इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके डायरेक्टर कौन है? तो लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा निर्देशित फिल्म बूंग ने हॉलीवुड की बड़ी एनिमेटेड फिल्मों को हरा करके यह पुरस्कार अपने नाम किया है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इनके डायरेक्टर का भी नाम याद रखिएगा। बाफ्टा 2026 विजेता रही भारतीय फिल्म बूंग मूल रूप से किस भाषा में बनी है? असमिया, मणिपुरी, बंगाली, नेपाली। बंगाली कोई भाषा नहीं होती है, बांग्ला भाषा होती है।
तो असमिया, मणिपुरी, बांग्ला या नेपाली भाषा किस में बनी है, किस में बनी है? यह मूल रूप से किस में बनी है? तो यह मणिपुरी भाषा में बनी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किया है। मणिपुरी भाषा की यह फिल्म है, मणिपुरी भाषा की फिल्म है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाफ्टा पुरस्कारों के प्रतिष्ठित ट्रॉफी का डिजाइन किस आकार का होता है? बाफ्टा जो पुरस्कार मिलता है, इसमें ट्रॉफी जो पुरस्कार दिया जाता है उसका डिज़ाइन किस तरह का होता है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है। एक सुनहरी फिल्म रोल के जैसा, एक थिएट्रिकल मास्क के जैसा, एक पंख वाला ग्लोब के जैसा, या एक ब्रॉन्ज लायन के जैसा, किस प्रकार का आकार होता है? एक छोटा सा महीन सवाल बना दिया गया इस टॉपिक से, ताकि आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा कि एक थिएट्रिकल मास्क के आकार का होता है। बी आंसर हो जाएगा। बाफ्टा अर्थात ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स की ट्रॉफी एक थिएट्रिकल मास्क के आकार की होती है, जिसे 1955 में अमेरिकी मूर्तिकार मिथजी क्यूनलिफ ने डिज़ाइन किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे आप, इनका नाम भी ध्यान में रखेंगे। यानी कि बाफ्टा से जो सबसे कठिन सवाल पूछा जा सकता है ट्रॉफी से जुड़े हुए, वो यही पूछे जाएंगे। इसका आंसर ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि बाफ्टा 2026 में सबसे अधिक नामांकन लीडिंग नॉमिनीज प्राप्त करने वाले राजनीतिक थ्रिलर फिल्म, पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म कौन सी रही है, जिसके लिए शॉन पेन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता है? तो आपको पहले याद रखना है क्या, यह एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है। इसके अभिनेता वही हैं जो आपके फेवरेट टाइटैनिक के अभिनेता हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो, है ना। और इसके सहायक अभिनेता शॉन पेन रहे, जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया है। तो वह फिल्म कौन सी है? सीनर्स देखा होगा शायद आपने, क्राउन भी देख लिया होगा, लेकिन इस फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जो इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह एक पॉलिटिकल चाइल्ड थ्रिलर फिल्म है, चार्ड थ्रिलर फिल्म है, चाइल्ड बोल दिया मैंने। सीनर्स के साथ मिलकर इस वर्ष में बाफ्टा अपना दबदबा बनाया। सीनर्स और इस फिल्म ने, द वन बैटल आफ्टर अनदर ने, बाफ्टा ही नहीं हर पुरस्कार में ये लोग इस बार आगे रहने वाले हैं। इसका ज़रूर याद रखिएगा। वुमनी मोसाकू सीनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता इन्होंने। इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। RRTS जो कहाँ से कहाँ बना है? दिल्ली से मेरठ के लिए अभी बनाया गया है। दिल्ली से मेरठ के लिए अभी बनाया गया है। दिल्ली मेरठ RRTS की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है, जो इस दोनों शहर के बीच की दूरी को जोड़ता है। 150 किलोमीटर है क्या आपको लगता है? RRTS दोनों सामान्य मेट्रो ट्रेनों की तुलना में बहुत तेज़ गति से चलती हैं, यह जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर के बीच में जो ट्रेन चलाई जा रही है उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति आवर होता है क्या, पूछा जा रहा। सही विकल्पों का चयन करें तो इसका आंसर हो जाए केवल दूसरा। यहाँ पर सही है, केवल दूसरा गलत सही है, क्योंकि दिल्ली मेरठ RRTS की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। 82 किलोमीटर है, न कि 150 किलोमीटर। यह सवाल PT में ऐसे ही पूछा जा सकता है, क्योंकि BPSC भी इस प्रकार के छोटे छोटे फैक्ट में खेला कर रही है। इसे 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से यात्रा का समय 1 घंटे से भी कम हो जाएगा। यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिज़ाइन किया गया। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसे साधारण मेट्रो जिसकी गति 80 से 100 किलोमीटर होती है उससे काफ़ी अलग बनाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाए, केवल 2 सही है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। सवाल देखने में आसान है लेकिन करने में थोड़ा सा कठिन होगा। भारत के आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। करिए विचार जरा। प्रहार भारत की पहली समग्र आतंकवाद विरोधी नीति है, कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पॉलिसी है, जिसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जिसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह नीति शून्य सहनशीलता जीरो टॉलरेंस सिद्धांत पर आधारित है, जिसका एक मुख्य स्तंभ क्या है? आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए पूरे सोसाइटी की भागीदारी को सुनिश्चित करना। दूसरा स्टेटमेंट बारे में सोचना ही नहीं है, तो सही ही होगा,
है ना। ये तो सही ही होगा, जनरल अप्रोच है भाई, सही होगा। होल सोसाइटी का अप्रोच हमें अपनाना है, एंटी टेरर जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें। लेकिन क्या पहला सही है? बताइए, इसका आंसर हो जाए केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों ही सही है, उपयुक्त में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका हो जाए केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है, क्योंकि आतंकवाद विरोधी नीति बनाना रक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, MHA के द्वारा तैयार किया गया, अमित शाह जी का जो मंत्रालय है उसके द्वारा तैयार किया गया है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। प्रहार का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पश्चिम एशिया की भू राजनीति के प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन ये किस संदर्भ में चर्चा में है भाई? तो PM मोदी जी कहाँ गए थे? मोदी जी गए थे इजराइल। इजराइल की सांसद का क्या नाम है? नेसेट को संबोधित भी किया प्रधानमंत्री जी ने। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने पहले विरोध किया था, लेकिन फिर मान गए और आकर बैठे भी थे प्रधानमंत्री जी के संबोधन में। तो नेसेट जो है, इस नेसेट का संबोधन करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पर यात्रा पर गए थे तो एक हेक्सागोनल गठबंधन चर्चा में आया था। कौन सा गठबंधन? तो हेक्सागोनल गठबंधन चर्चा में आया था। अब इसी के बारे में सवाल है, देखिए क्या है हेक्सागोनल गठबंधन। यह इजराइल द्वारा प्रस्तावित एक विशुद्ध रक्षा और सुरक्षा गुट है, जिसमें भारत को मुख्य स्तंभ के रूप में नामित किया गया है। क्या उसका मेन पिलर इंडिया होगा क्या? इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य मध्य पूर्व में आर्थिक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है और इसके आतंकवाद विरोधी अभियान में कोई संबंध इसका नहीं रखा जा रहा है। पाकिस्तान की संसद ने इस गठबंधन का पूर्ण समर्थन किया है, क्योंकि यह इस्लामिक नाटो का विस्तार है। 3 अजीबोगरीब से स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये संगठन अभी भी पेपर पर ही है, यह वास्तविकता में अभी नहीं आई है। इसका हो जाए केवल 1 यहाँ पर सही, बाकी सारे ही गलत हैं। कथन 1 सही है, इसमें ग्रीस और साइप्रस भी शामिल है। कौन कौन शामिल होगा? तो UAE, इजराइल, भारत, ग्रीस एंड साइप्रस ये शामिल हो सकते हैं। कथन तो गलत है, क्योंकि हेक्सागोन I2U2 IMEC की तरह आर्थिक नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से एक सिक्योरिटी ग्रिड के तौर पर काम करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है कट्टरपंथ का मुकाबला करना और इस क्षेत्र में आतंकवाद और इत्यादि चीज़ों का कड़ा विरोध करना। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिलहाल तो पेपर पर है, लेकिन आने वाले समय में यह एक कंप्लीट संगठन बन सकता है। साइप्रस के साथ हम इसलिए दोस्ती को बढ़ा रहे हैं क्योंकि साइप्रस और तुर्की के बीच में नहीं बनती है और तुर्की और पाकिस्तान की मित्रता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भारत साइप्रस को सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की यात्रा भी की थी। साइप्रस की राजधानी क्या है ये आप मुझे बताएंगे। शायद निकोसिया है, देखिएगा कहाँ पर मिलेगा साइप्रस आपको। तो इजराइल है, इजराइल ऐसे है भाई, पूरा ये मिडिल ईस्ट हो गया। यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर आपको साइप्रस मिलेगा, यहाँ पर साइप्रस मिलेगा, भूमध्य सागर के बीच में आपको साइप्रस मिलेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रोज आप ChatGPT यूज करते रहते हैं, लेकिन LLM के बारे में सवाल पूछ लिया गया है। LLM मुख्य रूप से ट्रांसफ़र आर्किटेक्चर पर काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है। दूसरा है कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर में मॉडल किसी प्रश्न का उत्तर देते समय अपने सभी मापदंडों को एक साथ सक्रिय कर देता है, जिससे यह बहुत धीमा और महंगा हो जाता है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं LLM के बारे में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल किन्हें कहा जाता है? AI का वो मॉडल जो आपकी और हमारी सामान्य भाषा को समझ करके रिस्पॉन्स करता है अपने लाइब्रेरी में स्थित नॉलेज के आधार पर। लाइब्रेरी यानी कि उनको पहले से ही खूब सारा डेटा, खूब सारे नॉलेज फीड किए जाते हैं। दुनिया भर की लाइब्रेरी आपने सुना होगा कि 3 बिलियन पैरामीटर का यह AI मॉडल है, कोई 5 बिलियन पैरामीटर का है, तो कोई 9 बिलियन पैरामीटर का है। तो ये पैरामीटर किस चीज़ के हैं? तो ये सब डेटा सेट हैं जो उनको प्रदान किए जाते हैं। इस डेटा सेट पर मॉडल जो होता है LLM, वो आपकी और हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा को समझता है और उस पर आधारित आपको आउटपुट देता है। इसी को LLM सामान्य भाषा में इसी को कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प का चयन करना। इसका आंसर हो जाए केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट अर्थात
MOE मॉडल जो है LLM का, यह मॉडल पारंपरिक मॉडल के विपरीत कुल मापदंडों के केवल एक अंश फ्रैक्शन को ही सक्रिय करता है, जिससे यह तेज चलता है। कम कंप्यूटिंग खपत को यह काम करता है, मतलब बैटरी कम चाहिए इसको, स्पेस कम चाहिए इसको, चिप का उपयोग कम करेगा, और जो आपने पूछा है केवल उसी हिस्से को यह सक्रिय करता है और उसी हिस्से से यह जानकारी निकाल करके आपको दे देता है। इसलिए यह फास्ट होता है, तुरंत काम करता है। तो इसको अवश्य ध्यान में रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 21 वर्षीय रोहित मजुगुल हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले सिद्दी समुदाय के पहले एथलीट बन गए हैं। वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? रोहित मजगुल के बारे में हमने पढ़ा था और उस दौरान मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी सिद्दी समुदाय के बारे में, आप शायद भूल गए होंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह जूडोका खेल से जुड़े हुए हैं। जूडोका खेल, जिसको जूडो भी कहा जाता है, उससे जुड़े हुए हैं। रोहित मुजगल एक राष्ट्रीय चैंपियन जूडोका 66 किलोग्राम वर्ग में जुड़े हुए, जिन्होंने हाल ही में चयन ट्रायल के फाइनल में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह सिद्दी समुदाय से बिलोंग करते हैं। भारत का सिद्दी समुदाय जिसे एथलीट रोहित मुजगल आते हैं मजगुल आते हैं, मुख्य रूप से किस मूल से संबंधित है, जिन्हें लगभग 300 साल पहले भारत लाया गया था। तो सिद्दी समुदाय जो है ये अफ्रीकी मूल के होते हैं, मुख्य रूप से अफ्रीकी मूल के होते हैं और भारत के गुजरात राज्य में रहते हैं और अफ्रीकी मूल होने के कारण से शरीर इनका बनावट थोड़ा सा स्पोर्ट के जैसा होता है, मजबूत होता है, अलग इनका बोन होता है। अफ्रीकी मूल के होते हैं। तो सरकार ने खास प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत में सिद्दी समुदाय के लोगों को विशेष ट्रेनिंग दे करके देश के मेडल लाने के लिए इनको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि अलग बोन के, अलग शरीर के इंसान होते हैं ये सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी मूल के होते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ज़रूर ध्यान में इसको रखिएगा। गुजरात के गिर जंगल के पास जम्बूर गांव है, वहीं पर इनकी एक छोटी सी आबादी है, बहुत ही छोटी आबादी है, लेकिन प्रतिभा और खेल में इनका बहुत योगदान होता है। गुजरात राज्य में छाए हुए होते हैं स्पोर्ट में। अपनी अफ्रीकी शरीरी बनावट के कारण रोहित को अक्सर नस्लवाद का भी सामना करना पड़ता। हम भारतीय, उत्तर भारतीय खास तौर से खुद को भगवान मान करके चलते हैं हमेशा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नई GDP श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कीमत के लिए आधार वर्ष को अद्यतन कर 2022-23 कर दिया गया है। क्या ऐसा है? कीमतों के लिए आधार वर्ष को संशोधित किया गया और 2022-23 कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए नॉमिनल GDP में 3 से 4% की वृद्धि हुई है। नई श्रृंखला के अनुसार वर्ष 23-24 के लिए भारत के विकास दर को 9.2% के पिछले अनुमान से घटा करके 7.2% कर दिया गया है। नॉमिनल GDP के सिकुड़ने के कारण केंद्रीय बजट में निर्धारित फाइनेंशियल 26 का राजकोषीय घाटा 4.4% से बढ़ करके 4.5% हो गया है। कितना कठिन सवाल है यह, वेरी टफ क्वेश्चन। इतने सारे आंकड़े, इतने सारे डेटा दिए हुए हैं। अब इसका आंसर निकालिए, सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या हो जाएगा? हम लोग 5 मार्च तक का MCQ कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 गलत है, क्योंकि नया आधार वर्ष जिसको बेस ईयर कहा जाता है 22-23 डेटा विधियों में बदलाव के कारण फाइनेंस ईयर 26 के नॉमिनल GDP में 3 से 4% की कमी आई है, न कि वृद्धि। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्व के अनुमान से छोटी हो गई है। कथन 2 और 3 सही है। फाइनेंशियल 24 के विकास दर 60.2% अनुमानित की गई है और नॉमिनल GDP के कम होने से राजकोषीय घाटा 4.4% से बढ़कर 4.5% हो गया है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। बी इसका आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा सही दिया हुआ है। ज़रूर याद रखिएगा। नॉमिनल GDP और रियल GDP की अवधारणा के बारे में कथन पर विचार करें। रियल GDP वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना एक निश्चित आधार वर्ष की कीमतों को उपयोग करके की जाती है। इसे पूरी तरह से मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त बनाता है। क्या मुक्त रहता है मुद्रास्फीति से? रियल GDP मुद्रास्फीति से मुक्त होता है क्या? नॉमिनल GDP हमेशा अर्थव्यवस्था में उत्पादन की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है
उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में यदि उत्पादन शून्य रहे तो नॉमिनल जीडीपी नकारात्मक हो जाएगा। सीरियसली, अभी तक तो आसान आसान सवाल आ रहे थे सर, ये सवाल कहाँ से आ गया। सरकार के फाइनेंशियल 27 के लिए 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का 13 से 14% होना आवश्यक है, जो बजट के 10% अनुमान से काफ़ी अधिक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार के सवाल AEDO में पूछे गए हैं। बहुत देर हमने वन लाइनर भी किए, आसान आसान से कथन वाले सवाल भी किए, लेकिन इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। नॉमिनल जीडीपी यानी रियल जीडीपी से सही विकल्प का चयन करके आंसर जरूर निकालें, आंसर जरूर निकालें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत 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 दिया हुआ है। कथन 1 सही है। रियल जीडीपी स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। यह मुद्रास्फीति प्रभाव को हटाकर आर्थिक विकास का सटीक पैमाना पेश करता है। कथन 2 गलत है। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान कीमतों पर आधारित होता है और इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है। यदि उत्पादन बिल्कुल ना बढ़े, शून्य रहे, लेकिन महंगाई बढ़ जाए तो भी नॉमिनल जीडीपी सकारात्मक वृद्धि दिखाएगा, नकारात्मक नहीं होगा। इसी नकारात्मक के कारण से सेकेंड स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। घटे हुए नॉमिनल जीडीपी आधार के कारण अब 4.3% घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 13 से 14% की नॉमिनल वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ पर तीसरा कथन सही दिया हुआ था। पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है भाइयों बहनों। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अभी कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है। सवाल है कि भारत सरकार के लिए 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना हासिल करना अधिक कठिन हो गया है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा, क्योंकि सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा लागू की गई जीडीपी श्रृंखला के तहत भारत की नॉमिनल जीडीपी में पूर्ण रूप से कमी आई है। क्या कथन कारण सही हैं, व्याख्या भी है या व्याख्या नहीं है? एक सही है, एक गलत है। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी किया गया है। ए है और सही बिल्कुल व्याख्या भी किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि MOSPI द्वारा जारी नई जीडीपी श्रृंखला के तहत, जिसमें आधार वर्ष 22-23 किया गया है, वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.3% घटकर किस पूर्ण आंकड़े पर आ गई है? नॉमिनल जीडीपी आपको आंकड़े में पूछा जा रहा है, डेटा में पूछा जा रहा है। अब इसका उत्तर ज़रा निकालिए। यह वन लाइनर सवाल ही है, लेकिन इस वन लाइनर को हल करने में स्टेटमेंट वाले और कथन कारण वालों से ज़्यादा मेहनत लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं आए तो हमेशा स्किप कीजिएगा। डेटा वाले सवाल में तुक्का मारने की संभावना कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा 345 लाख करोड़। इसका आंसर बी हो जाएगा। नई श्रृंखला के तहत फाइनेंशियल 26 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.3% से घटकर 345 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसी पूर्ण आंकड़े में कमी के कारण राजकोषीय घाटे का गणित बिगड़ गया है, जो अब 4.4% से बढ़ करके 4.5% के करीब में हो गया है। तो एक डेटा बदलने के कारण से इस प्रकार के परिवर्तन हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है बंधुओं कि हाल ही में 2022-23 आधार वर्ष नए बजट जाने से पहले भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जा रहा था, जिसे जनवरी 2015 में लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधार वर्ष के लिए उस समय हम लोग 2011-12 का उपयोग कर रहे थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 22-23 कर दिया गया है। भारत कनाडा रणनीतिक और ऊर्जा संबंधों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कनाडाई प्रांत यूरेनियम उत्पादन पर हावी है, जहां विश्व के सबसे उच्च श्रेणी की मैकअर्थ रिवर और सिगार लेक खदानें स्थित हैं और यहीं पर सबसे अच्छी किस्म की दुनिया के यूरेनियम का उत्पादन होता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा हुई थी और इसी यात्रा के संदर्भ में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण डील साइन किया यूरेनियम सप्लाई को लेकर के। तो ये कहाँ पर उत्पादन होता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। वेरी टफ क्वेश्चन।
IR से रिलेटेड है, लेकिन आपके इकोनॉमिक्स से भी संबंधित है, करंट अफेयर MCQ से भी संबंधित है। जहां मर्जी वहां पर सवाल पूछा जाएगा। यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। यहीं पर यह भी स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रांत का नाम है सिस्चेवान। इस प्रांत का नाम है। यहीं से हाई क्वालिटी यूरेनियम भी हमें प्राप्त होता है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। वैश्विक आपूर्ति का 13 से 15% करता है। कनाडा के सभी सक्रिय और सबसे उच्च श्रेणी के यूरेनियम खदानें जैसे कि मैकआर्थर रिवर और सिगार लेक उत्तरी सेस्चेवान प्रांत के एथाबास्का बेसिन में स्थित है। भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा हमें। कनाडा के झील के बारे में सवाल है। मिशिगन झील जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, कनाडा और USA के बीच दुनिया के सबसे लंबी अघोषित अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैकेंजी नदी जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए आर्कटिक सागर में गिरती है। ग्रेट स्लेव लेक से निकलने के बाद उत्तर की ओर बह के आर्कटिक सागर में जाएगी क्या। डेविस जलडमरू मध्य रणनीतिक रूप से कनाडा के बाफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है, जो बाफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। अब आपको मज़ा आ रहा है क्या फैक्ट्स वाले सवाल हल करने में। इसी प्रकार के सवाल हम लोग हल करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही कथन का चयन करना है। निकालिए जरा आंसर। सारा ज्योग्राफी करंट अफेयर का नॉलेज मिला करके इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, पहला गलत था, दूसरा और तीसरा सही दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। ग्रेट लेक्स की सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो झीलें कनाडा अमेरिका की प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, लेकिन मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका के भीतर स्थित है, सीमा नहीं बनाती है। कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है। मैकेंजी नदी आर्कटिक सागर में गिरती है और डेविस जलडमरू मध्य बाफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। यही ग्रीनलैंड चर्चा में है। ग्रीनलैंड की भी मैपिंग हमने 10 बार कम से कम न्यूज़पेपर डिस्कशन में की होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। कनाडा के भौगोलिक परिदृश्य के जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। 39वीं समानांतर रेखा व अक्षांश रेखा है जो कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया के सबसे लंबी अघोषित सीमा का निर्माण करती है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नदी है, कॉमर्शियल रिवर है। ग्रेट लेक्स को प्रशांत महासागर से जोड़ करके एक प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग बनाती है। जुआन डी फूफा जलडमरू मध्य पूछा जाएगा तो फूफा जी वाला सवाल पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया पता नहीं चल रहा है। कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो वैंकूवर द्वीप को अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से अलग करता है। वैंकूवर द्वीप को और अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से अलग करता है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका उत्तर निकालिए। कौन से यहाँ पर सही दिए गए हैं, 37 का आंसर क्या हो जाएगा। पहला और तीसरा तो यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दूसरा क्या है, तो सेंट लॉरेंस नदी कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नदी है, जो ग्रेट लेक्स को प्रशांत महासागर से जोड़ करके प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग बनाती है। ग्रेट लेक्स को प्रशांत से कैसे जोड़ देगी, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी, क्योंकि कनाडा के इधर तो रॉकीज़ है, इधर खाली है, इधर जहाज़ चल सकता है। रॉकीज़ में कहाँ जहाज़ चलाने ले जा रहे महाराज। अगर आप थोड़ा सा सोचते तो आसानी से हल कर लेते। यहाँ पर है पैसिफिक, यहाँ पर है अंध महासागर, अटलांटिक महासागर पूर्वी कोस्ट पर है। थोड़ा सा सोचते तो आसानी से आप हल कर ले जाते। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ। ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्स आपको पता ही हो, ज़रूरी ये है कि कॉमन सेंस आपने कितना इस्तेमाल किया। श्रीलंका के दक्षिणी तट पर किस नाम और क्लास के ईरानी युद्धपोत को हाल ही में अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो मार करके नष्ट कर दिया गया, जब वह भारत के नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। भारत में इंटरनेशनल फ्लीट का आयोजन किया गया तो वहाँ से लौट रहा था और उसको मार करके गिरा दिया गया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम INS मकरान है, मौजा क्लास का है। INS सरहिंद है, जमारान क्लास का है। IRIS देना है, मौज क्लास का। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देना नाम था इसका, ईरान का यह शिप था। यंग शिप पर सेलर्स थे सारे, बिल्कुल नए नए लड़के आए थे, नेवी में भर्ती हुए थे, उन सबको मार दिया गया अमेरिका के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मध्यपूर्व में तनाव के दौरान ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कतर में स्थित किस अत्यंत महत्वपूर्ण अमेरिकी अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया, जो दुनिया का
सबसे महंगा रडार था और इसका रेंज 5000 किलोमीटर था। मतलब यह गल्फ़ से बैठ करके भारत में उड़ने वाले जहाज़ के बारे में पता लगा सकता था। ईरानियों ने एक अच्छा काम किया, अमेरिका की आंख फोड़ दी मिडिल ईस्ट में। इसको अमेरिका की आंख कही जाती थी और इसको उन्होंने नष्ट कर दिया। इस रडार का क्या नाम था? इस रडार का क्या नाम था? आप समझ रहे हैं, ये दुनिया का सबसे महंगा रडार है। किसी एक दो देशों की पूरी सैन्य बजट इसमें लग जाएगा बनाने में। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको अमेरिका का आंख कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका नाम था AN/FPS 132 रडार, AN/FPS 132 रडार, AN/FPS 132 रडार। यह दुनिया का सबसे महंगा और सबसे एडवांस रडार था, जिसको युद्ध के पहले दिन ही ईरानियों ने मिसाइल से बिल्कुल छेद कर दिया, ठीक बीच में मारा पिन पॉइंट के साथ। ईरान ने कतर में अमेरिका के 1.1 बिलियन डॉलर लागत वाले AN/FPS 132 अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। यह 360 डिग्री कवरेज वाला विशाल रडार था। 5000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता था। यानी कि भारत में भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल उड़ता तो आसानी से ट्रैक कर लेता। 5000 किलोमीटर की रेंज बहुत विस्तारित होता है। 5000 किलोमीटर तक की एक मिसाइल उड़ेगा तो उसको जानकारी होगी। इसलिए ईरानियों ने सबसे पहले इसी को मारा, उन्होंने सबसे पहले इसी को ख़त्म किया। अमेरिका के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली के संदर्भ में थार्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और पेट्रोइट प्रणाली के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपने सुना होगा कि थार्ड और पेट्रोइट ये अमेरिका की दोनों मिसाइल रोकी प्रणाली है। मिसाइल रोको प्रणाली जिसको कहते हैं, है ना, इंटरसेप्टर मिसाइल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तब निकालिए इसका ज़रा आंसर हिंदी में। क्या होगा इसका आंसर? क्या है अंतर दोनों में? जूम कर दूं क्या? पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो ये लो, जूम भी कर दिया। अब निकालो जरा आंसर इसका। थार्ड केवल क्रूज मिसाइलों को नष्ट करता है, जबकि पेट्रोइट केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सच में? बताइए, ऐसी बात है, पता नहीं था। थार्ड में विस्फोटक वॉरहेड होता है, जबकि पेट्रोइट हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है। मतलब कि एक ऐसा मिसाइल जो लोहे जैसा है जा कर के टकरा जाता है और नष्ट कर देता है। हिट टू किल, है ना। थार्ड अपर टीयर रक्षा वायुमंडल के अंदर और बाहर प्रदान करता है, जबकि पेट्रोइट लोअर टीयर या पॉइंट डिफेंस के लिए उपयोग किया जाता है। सच में? पेट्रोइट मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है, थार्ड केवल 30 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब इसका उत्तर निकालिएगा ABCD। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात थार अपर टीयर यानी कि वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों प्रदान करता है, जबकि पेट्रोइट लोअर टीयर पॉइंट डिफेंस के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। 1980 में घोषित किए ऐतिहासिक अमेरिकी सिद्धांत ने 1980 में घोषित किस ऐतिहासिक अमेरिकी सिद्धांत ने स्थापित किया था कि फारस की खाड़ी पर नियंत्रण करने का कोई भी बाहरी प्रयास अमेरिका के महत्वपूर्ण हितों पर हमला माना जाएगा, सैन्य बल द्वारा रोक दिया जाएगा। और इसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र को अमेरिका ने अपनी सेनाओं से भर दिया और यहाँ की अलोकतांत्रिक तानाशाही और राजघरानों को उसने सुरक्षित करना शुरू कर दिया। इस सिद्धांत का क्या नाम था? और यही आज का आखिरी सवाल होगा। इसका क्या नाम था? ट्रूमैन सिद्धांत, कार्टर सिद्धांत, निक्सन सिद्धांत, बुश सिद्धांत। इसका क्या नाम था? इस सिद्धांत का 1980 में आया था। इसका क्या नाम था? इसका नाम था कार्टर सिद्धांत। जिमी कार्टर का नाम आपने सुना होगा, जिमी जिमी आजा आजा वाला। 1980 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा घोषित कार्टर सिद्धांत का उद्देश्य फारस की खाड़ी के वैश्विक तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इसी सिद्धांत के तहत 1991 में खाड़ी युद्ध के आधार पर अमेरिका ने मध्य पूर्व में कतर, आलूदीद एयरबेस और बहरीन जैसे देशों में अपने बड़े बड़े सैन्य ठिकाने बनाए और अमेरिका का सेंट्रल कमांड यहाँ का देखरेख करता है। और अमेरिका के सेंट्रल कमांड का नाम है सेंटकॉम। उसका मुख्यालय कतर में ही स्थित है। आज का वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके कुछ अच्छे शब्द लिखिएगा। अगर सही नहीं लगा हो तो भी बताइएगा, कुछ सुधार करना हो तो भी बताइएगा। नहीं कुछ तो लाइक तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।